Hello students, how are you? In our last lecture we had discussed about four major domains of earth, right? And I hope these four domains are clear to you. Today we are going to start with ecosystem. Ecosystem. All organisms, whether belonging to the plant or animal kingdoms, interact with each other and are interdependent on one another. चाहे वो प्लांट्स हों चाहे एनिमल्स हों, कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे पे किसी न किसी ढंग से डिपेंडेंट है. दे ऑल्सो इंटरेक्ट विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट. वो अपने फिजिकल एनवायरनमेंट से भी इंटरेक्ट करते हैं. द कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ इंटरेक्शंस between the organisms and their physical environment in a particular area is referred to as an ecosystem. जो ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है किसका, इंटरेक्शन का बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स और उनके फिजिकल एनवायरनमेंट में एक पर्टिकुलर एरिया में, उसको क्या कहा जाता है, इकोसिस्टम. सो ये इकोसिस्टम की डेफिनेशन है. द साइज ऑफ द इकोसिस्टम वेरीज ग्रेटली. इकोसिस्टम का साइज अलग अलग है, वेरी करता है. इट कैन बी एज लार्ज एज द रेन फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट्स, लेक्स, रिवर्स और एज स्मॉल एज अ पॉन्ड. ये या तो इतना बड़ा भी हो सकता है या एक पॉन्ड जैसा छोटा भी हो सकता है. अ टिपिकल पॉन्ड इकोसिस्टम कंटेन्स, क्या होता है जो पॉन्ड इकोसिस्टम है उसमें क्या होता है, फिश, फ्रॉग, एल्गे, वाटर लिलीज एंड अदर स्पीशीज दैट लिव इन एंड अराउंड द पॉन्ड. एक टिपिकल पॉन्ड का इकोसिस्टम क्या है, जिसमें फिश है, फ्रॉग है, एल्गी है, वाटर लिलीज है और बाकी की स्पीशीज़ हैं जो पॉन्ड के अंदर या उसके आसपास रहती हैं. मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम्स आर कॉम्प्लेक्स एंड कंटेन थाउजेंड्स ऑफ इंटरेक्टिंग स्पीशीज़. जो ज़्यादातर इकोसिस्टम्स हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं और उनमें थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज़ हैं जो आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं. These species interact with each other and also with the abiotic environment. ये जो species हैं ये एक दूसरे से भी interact करती हैं और abiotic environment से भी interact करती हैं. Next है human environment. Human beings are part of the environment in which they live. Human beings उस environment का एक part हैं जिसमें वो रहते हैं. They are to an extent influenced by the environment. और environment उन्हें influence भी करता है एक हद तक. They are also able to adapt and modify the environment according to their needs. वो environment को अपने accordingly, अपनी ज़रूरतों के accordingly modify भी कर लेते हैं और खुद को भी modify कर लेते हैं. With scientific and technological advancement, they have succeeded in controlling and dominating nature. Scientific एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जैसे एसी की बात करें तो एसी क्या है, टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट है. दे हैव सक्सीडेड इन कंट्रोलिंग एंड डोमिनेटिंग नेचर. इससे हमने हमारे आसपास के टेम्परेचर को कंट्रोल करना सीख लिया है. और डोमिनेटिंग नेचर का मतलब क्या है कि नेचर में कुछ भी होता रहे, हमने हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, अपने कंफर्ट लेवल के अकॉर्डिंगली जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको मैनेज कर लिया है. The interaction of human beings with the environment is complex in nature. जो interaction है human beings की environment के साथ वो बहुत complex है, बहुत जटिल है. It varies from place to place and from time to time. ये place to place भी अलग अलग है और time to time भी. Evolution of human beings. Human beings कैसे evolve हुए? Early humans adjusted themselves with the surroundings in which they lived. जो पहले के प्राचीन समय के जो ह्यूमंस थे उन्होंने अपने आप को अपनी सराउंडिंग्स के हिसाब से, जो उनके आसपास का एनवायरनमेंट था उसके हिसाब से उन्होंने अपने आप को एडजस्ट किया. मोस्ट ऑफ देयर नीड्स वर फुलफिल्ड फ्रॉम द एनवायरमेंटल रिसोर्सेज. उनकी जो ज़्यादातर ज़रूरतें थी वो एनवायरमेंटल रिसोर्सेज से पूरी हो जाती थी. विद टाइम द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ ह्यूमन नीड्स चेंज. टाइम के साथ साथ ह्यूमन नीड्स की क्वालिटी भी चेंज होती गई और क्वांटिटी भी चेंज होती गई. दे स्टार्टेड डेवलपिंग टेक्निक्स एंड न्यू वेज टू यूज़ द एनवायरनमेंट. उन्होंने नई नई टेक्निक्स डेवलप करनी शुरू कर दी कि वो एनवायरनमेंट को कैसे अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं. इन द पास्ट ह्यूमन्स सेटल्ड
in the fertile plains of the river valleys to cultivate land. पास्ट टाइम में ह्यूमन फर्टाइल प्लेन्स मतलब उपजाऊ जहाँ पे ज़मीन थी वहाँ पे जाके सेटल हो गया, रिवर के आसपास, वैलीज के आसपास. किस लिए? टू कल्टीवेट लैंड, लैंड की कल्टीवेशन के लिए, वहाँ पे खेती करने के लिए. दे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड लर्न टू यूज़ फायर फॉर वार्मथ एंड प्रोटेक्शन. उन्होंने जो पालतू जानवर हैं उनको अपने पास रखना सीखा और क्या किया? फायर को अपनी गर्मी के लिए और प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करना सीखा. द इन्वेंशन ऑफ व्हील, सरप्लस फूड प्रोटेक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ सरप्लस गुड्स विद अदर्स हेल्प्ड देम टू प्रोग्रेस. फिर आगे क्या हुआ? व्हील की खोज हुई, ज़्यादा फूड प्रोडक्शन होने लगी, जो ज़्यादा चीज़ें उनके पास ज़रूरत से ज़्यादा होती थी वो उनको एक्सचेंज कर लेते थे. ऐसे वो धीरे धीरे क्या करने लगे? प्रोग्रेस करने लगे. Gradually humans started processing various raw materials to meet their needs. धीरे धीरे humans ने रॉ मटेरियल्स यानी कि कच्ची चीज़ों से बहुत सी प्रोसेसिंग करके नई चीज़ें बनानी शुरू कर दी ताकि उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके. द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन यूरोप enabled लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया यूरोप में, उसके बाद तो गुड्स की प्रोडक्शन बहुत लार्ज स्केल पे होने लगी. The means of transport and communication improved and the world became a family. Transportation और communication से जो दुनिया है वो एक छोटे से परिवार की तरह बन गई. Thus many changes took place in our environment. इस तरह हमारे environment में बहुत सारे changes हुए which were mostly due to the natural processes and human activities. जो कि ज़्यादातर किस कारण से थे? Natural processes जो कि कुदरती रूप से हो रहे थे, natural हो रहे थे, और ह्यूमन एक्टिविटीज़ या जो मानव की एक्टिविटीज़ का रिजल्ट था. पर बहुत सारे चेंजेस उस टाइम पे हो रहे थे एनवायरनमेंट में. ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन. इन स्पाइट ऑफ ऑल द डेवलपमेंट्स, द फिजिकल एनवायरनमेंट स्टिल प्रोवाइड्स ह्यूमन बींग्स विद द मटीरियल नीड्स. इतनी डेवलपमेंट के बाद भी जो फिजिकल एनवायरनमेंट है वो अभी भी ह्यूमन को उसकी मटीरियल की ज़रूरतों को पूरा कर रहा है. द प्राइमरी एक्टिविटीज़ farming, fishing, forestry, mining still provide food and raw material without which advanced societies cannot survive and progress. जो प्राइमरी शुरुआत में हमने एक्टिविटीज़ शुरू करी थी, फार्मिंग, खेती हो गया, मछली पालन हो गया, जंगल से हमें बहुत सारी चीज़ों की प्राप्ति होती है, एंड माइनिंग जैसे कोल माइनिंग होती है, वो आज भी बहुत सारी जगहों पे फूड और रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा मटेरियल बन के सप्लाई किया जा रहा है. उनके बिना जो एडवांस सोसाइटीज़ हैं वो ना तो सर्वाइव कर सकती हैं और ना ही प्रोग्रेस कर सकती हैं. ह्यूमन बींग्स एंड देयर एक्टिविटीज़ ऑल्सो रिप्रेजेंट द ग्रेटेस्ट डेंजर टू द एनवायरनमेंट. ह्यूमन बींग्स और उनकी एक्टिविटीज़ ये भी दिखाती हैं कि वो एनवायरनमेंट के लिए बहुत बड़ा खतरा है. राइट फ्रॉम द डॉन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन का उदय हुआ है, पीपल हैव नॉट ओनली यूज्ड नेचर फॉर देयर एग्जिस्टेंस एंड फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स बट ऑल्सो एक्सप्लॉयटेड एंड मिसयूज्ड इट टू अ सर्टेन एक्सटेंट. लोगों ने सिर्फ नेचर को अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यूज़ नहीं किया है, बल्कि इसका शोषण किया है. एक बहुत बड़ी सीमा तक उसने इसको मिसयूज़ किया है. Thus, they have disturbed the natural balance of the environment. इस तरह से उन्होंने जो नेचुरल बैलेंस था एनवायरनमेंट का उसको ख़त्म कर दिया है. In 1973, the villagers in Alaknanda River Valley of Uttarakhand protested against the indiscrimination cutting down of the tree. 1973 में अलकनंदा विलेज जो कि उत्तराखंड की एक रिवर वैली है, वहाँ के लोगों ने ट्रीज़ कटिंग डाउन करने के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था. दे डिड सो बाय हगिंग द ट्रीज़ इन ऑर्डर टू सेव देम फॉर बीइंग कट डाउन. उन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो पेड़ों को कटने से बचाना चाहते थे, और इसके लिए उन्होंने क्या किया था? सारे पेड़ों को हग कर लिया था, जैसा कि हम इमेज में नीचे पिक्चर में देख सकते हैं. दिस मूवमेंट बिकेम फेमस एज द चिपको मूवमेंट. इस मूवमेंट को क्या कहा गया? किस नाम से फेमस हुआ ये? चिपको मूवमेंट. ये बहुत important question है. Environmental pollution. When the disturbances made by human beings in the environment are less, nature can easily repair and maintain it. जब तक environment में human being द्वारा जो disturbance की जाती है वो कम होती है,
तो नेचर इसको ईजिली रिपेयर भी कर सकती है और मेंटेन भी कर सकती है. बट व्हेन द एक्सप्लॉयटेशन इज ऑन अ लार्ज स्केल, पर जब एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा होने लगती है, नेचर फेल्स टू रिपेयर इट, नेचर इसको रिपेयर नहीं कर पाती है. दिस क्रिएट प्रॉब्लम्स नॉट ओनली फॉर नेचर बट ऑल्सो ह्यूमन्स. जब नेचर रिपेयर नहीं होगी, वही हील नहीं होगी, तो ह्यूमन बींग्स के लिए प्रॉब्लम्स तो खड़ी होनी है. Today, the whole world is facing various problems due to technological and scientific development on one hand and overpopulation, urbanization and industrialization on the other hand. So ये क्या है, रीज़न बन गए हैं सारी नेचर के इम्बैलेंस होने के. Environmental pollution is the result of unplanned and unwise use of technology. Environmental pollution किसका रिजल्ट है? क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी को समझदारी से और प्लानिंग के साथ यूज़ नहीं किया. A perfect balance is needed between the nature and the human environment. एक perfect balance होना चाहिए. A number of organizations with the help of scientists, technologists and planners are working to solve the environmental problems facing the world. बहुत सारी organizations हैं जो scientists की, technologists की और planners की help लेके कोशिश कर रही हैं कि जो environmental problems हैं उसको solve किया जाए. It is important that all of us understand and learn to live एंड यूज़ द एनवायरनमेंट इन अ हारमोनियस वे. हम सब के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात को समझें और सीखें कि हमें एनवायरनमेंट में समन्वय के साथ, तालमेल के साथ कैसे रहना है. ओनली देन विल अ बैलेंस इन नेचर बी मेंटेन. तभी नेचर में एक बैलेंस मेंटेन किया जा सकता है, एक संतुलन बना के रखा जा सकता है. सो I think the chapter has been rightly named our environment because ये environment हमारा है और हमें ही इसे संभालना है, right? So this chapter finishes here but not learning. I'm forwarding you one assignment. Please solve it and submit it. Okay, take care. Goodbye.